Powered by i10. आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 से जुड़े विवाद की। ये पूरा विवाद है क्या, कैसे शुरू हुआ और इसका सच क्या है, इस पर बात होगी। और फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच, जहां भेड़िए हो गए हैं आदमखोर और उनके आतंक से 9 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 50 गांव प्रभावित हैं। फिर बात करेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों की। एक विधायक उनके आज अरेस्ट हुए तो पार्टी से जुड़े 2 लोगों को आज ही जमानत मिल गई। और फिर जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। शुरुआत IC-814 से ही करते हैं और इस खबर के मूल में ये प्रश्न है कि इतिहास जैसे घटा उसे बयान कैसे किया जाए। तथ्यों का सीक्वेंस भी जोखिम पैदा कर सकता है, खासतौर से तब जब कलाकार की कला को उसकी राजनीति के साथ अगल बगल रख करके देखा जाता है, एक साथ रख करके देखा जाता है। नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है IC-814, आप जानते हैं, और इसके बाद से सोशल मीडिया की सेनाएं मोर्चा ले रही हैं। एक पक्ष टॉर्च लेकर फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा को खोज रहा है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो टॉर्च आपने पकड़ा हुआ है भाई साहब, उसे जला तो लीजिए। क्या हो रहा है समझ आपको तब आएगा जब आप ये जानेंगे कि क्या हुआ था। तो IC-814 ये इंडियन एयरलाइंस का वो जहाज था जिसने 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। उड़ान का वक्त शाम के लगभग 5 बजे। इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण और साथ में थे फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया। 176 लोग सवार थे इसमें और इसमें 5 आतंकवादी भी शामिल थे। इन 5 आतंकवादियों के नाम थे सनी अहमद काजी, शाकिर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर सईद, इब्राहिम अतहर। जैसे ही IC-814 ने शाम 5:30 बजे भारतीय एयर स्पेस में एंट्री ली, इन आतंकवादियों ने ऐलान किया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन को दिल्ली में लैंड कराने से रोक दिया गया, उसे पहले ले जाया गया अमृतसर के हवाई अड्डे। जहाज में ईंधन कम था, आतंकवादियों को लगा कि फ्यूल भरवाने के बहाने भारतीय कमांडो प्लेन में घुस आएंगे, लिहाजा प्लेन को 45 मिनट में ही अमृतसर से उड़ा करके पाकिस्तान के लाहौर लाया गया। लाहौर में इसमें फ्यूल भरा गया, फिर प्लेन को ले जाया गया दुबई। वहां पर 27 महिलाओं और बच्चों को प्लेन से उतारा गया, फिर से उसमें फ्यूल भरा गया और आखिर में ले जाया गया तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के कंधार में। इसलिए इसको कंधार प्लेन हाईजैक कहते हैं। कंधार में 7 दिनों तक ये प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा रखा गया। 7 दिनों तक 160 यात्री, पायलट और केबिन क्रू 5 आतंकवादियों के बंधक बनकर के बैठे रहे। एरोप्लेन के बाहर तालिबान के लड़ाके अत्याधुनिक हथियार लेकर के पहरा देते रहे। अजीत डोभाल समेत भारतीय खुफिया एजेंट्स के साथ विदेश सेवा के कुछ अधिकारी भी कंधार पहुंच गए थे, जो आतंकवादियों से बातचीत कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। 7 दिनों तक बातचीत चली, हार करके भारत सरकार को झुकना पड़ा। 31 दिसंबर 1999 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया और इनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, मौलाना मुश्ताक जरगर, उमर शेख। ये 3 आतंकवादी। इन 3 रिहाइयों के एवज में आतंकियों ने सभी बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कर दिया। सभी भारतीय सुरक्षित हो गए। अब ये कहानी हो गई जो शॉर्ट में हमने आपको बताई। जिस प्लेन को हाईजैक किया गया उसके पायलट कैप्टन देवी शरण और पत्रकार श्रीजॉय चौधरी ने बाद में एक किताब लिखी, उसका नाम दिया गया फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन्स स्टोरी। इस किताब के आधार पर तमाम ब्योरों को समेटते हुए निर्देशक अनुभव सिन्हा ने एक सीरीज बनाई जो नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को पब्लिश हुई है, रिलीज हुई है। इसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। अब इसी सीरीज को लेकर के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया के एक हिस्से का ये मानना है, ये कहना है कि निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इस सीरीज के बहाने हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इस आरोप के पीछे उनका बहाना है आतंकियों के कोड नेम। दरअसल जब आतंकियों ने IC-814 को हाईजैक करने की योजना बनाई तो उन्होंने अपने कुछ कोड नेम रखे थे। कोड नेम इसलिए रखे ताकि आतंकियों के असल नाम सामने ना आ पाएं। कोड नेम कुछ इस तरह से थे। सनी अहमद काजी ने कोड नेम लिया बर्गर, शाकिर ने कोड नेम रखा अपना शंकर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम उसने अपना कोड नेम रखा भोला, शाहिद अख्तर सईद ने अपना कोड नेम रखा डॉक्टर और इब्राहिम अतहर ने अपना कोड नेम रखा चीफ। अब इस सीरीज की आलोचना करने वालों का कहना है कि बनाने वालों ने, फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर आतंकियों का नाम भोला और शंकर प्रसारित किया जिससे भावनाएं आहत हों। सोशल मीडिया पर इस घटना को कवर करने वाले पत्रकारों और किताब लिखने वालों से भी सवाल पूछे जाने लगे। कुछ लोगों ने तर्कसम्मत जवाब भी दिए, वही जवाब हम आपको दोहरा देते हैं और जवाब के लिए सहारा लेंगे भारतीय विदेश मंत्री के बयान का। तत्कालीन विदेश मंत्री थे भाजपा
के कद्दावर नेता राजस्थान से आने वाले जसवंत सिंह ध्यानों की आतंकियों की रिहाई के बाद भारतीय नागरिकों को रिसीव करने जसवंत सिंह खुद कंधार एयरपोर्ट गए थे। फिर 6 जनवरी 2000 को जसवंत सिंह ने बयान जारी किया। इस बयान को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने ये साफ कहा था, ये सरकार का बयान है कि हाईजैक किए हुए प्लेन में सवार यात्री हाईजैकर्स को इन्हीं कोड नेम से जानते थे। इस सरकारी बयान में यह भी बताया गया है कि जब 29 दिसंबर के दिन आतंकियों ने मुंबई में मौजूद अपने साथी अब्दुल लतीफ से कांटेक्ट किया, तभी इन आतंकियों की सही पहचान सामने आ सकी। इसके अलावा इस सीरीज से कुछ और क्लू भी मिलते हैं, जैसे काठमांडू के कमरे में चल रही बातचीत। सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि काठमांडू के कमरे में आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं। इस बातचीत को भारत की खुफिया एजेंसियां इंटरसेप्ट करती हैं, यानी खुफिया तरीके से सुन लेती हैं। इस बातचीत में एक आतंकवादी अपने काठमांडू के हैंडलर, जिसका असल नाम अमजद है, वो नाम ले लेता है, जिस पर अमजद उसे टोकता है और कहता है कि नाम मत लीजिए। और सीरीज के तमाम एपिसोड में कई मौकों पर अमजद का नाम लिया जाता है। उस पर इल्जाम लगता है कि उसने IC-814 में 17 किलो RDX प्लांट किया हुआ था, जो किसी भी बातचीत के असफल होने पर ट्रिगर कर दिया जाता। लेकिन हर मौके पर तमाम अधिकारी अमजद का नाम लेते हुए दिखते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों के असल नाम का खुलासा 5वें एपिसोड में भी होता है, जब खुफिया विभाग के अधिकारी मुकुल मोहन का किरदार निभा रहे मनोज पाहवा प्लेन में मौजूद चीफ, जिसने अपना सूडो नेम चीफ रखा हुआ है, उससे बात करते हैं। और चीफ अपनी मांगों पर अड़ा रहता है और मुकुल भी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। बातचीत अच्छी नहीं चल रही होती। इस दौरान मुकुल अचानक से चीफ हाईजैकर जो है उसको असली नाम से बुलाते हैं, इब्राहिम मियाँ, चीफ जी इब्राहिम मियाँ। असली नाम सुनकर के हाईजैकर के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखता है और वो गुस्से में मुक्का मारता है। ऐसे ही एक सीन है जब प्लेन में मौजूद आतंकवादी यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि इस सीरीज में आतंकियों को ह्यूमनाइज किया गया है, अंताक्षरी खेलते हुए दिखा करके उन्हें अधिक मानवीय दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 2 बातें बताएंगे। पहली बात, पत्रकार और किस्सा को नीलेश मिश्रा के हवाले से। नीलेश मिश्रा ने भी इस हाईजैक पर एक किताब लिखी है इसी घटना पर। किताब का नाम है 173 आवर्स इन कैप्टिविटी। एक यूजर ने एक्स पर उनसे सवाल पूछा कि क्या उन्होंने सच में अंताक्षरी खेली थी। इस पर नीलेश ने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरी किताब में है, यात्रियों के साथ अनगिनत साक्षात्कारों पर आधारित। दूसरी बात इसी सीरीज के दृश्यों में दिखती है। इसमें अंताक्षरी खेलने वाले आतंकवादी चाकू घोंपकर हत्या भी करते हुए दिख रहे हैं, घायल भी कर रहे हैं लोगों को। और यही आतंकी नेगोशिएटर से दिल्ली के संसद भवन पर प्लेन क्रैश करने की बात भी करते हुए दिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की बहस रुकती नहीं है। भाजपा नेता और IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि हाईजैकर्स ने छद्म नामों का इस्तेमाल किया और अनुभव सिन्हा ने उसे आगे बढ़ाकर आतंकियों के क्रिमिनल इंटेंट को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम क्या होगा? दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC-814 को हाईजैक किया। वामपंथियों का एजेंडा है कि पाकिस्तानी आतंकियों के कामों पर पर्दा डाला जाए। हमने इस पूरे विवाद पर जवाब पाने के लिए फिल्मकार अनुभव सिन्हा से भी जवाब देने की कोशिश की है। इस बुलेटिन के तैयार होने तक उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर आता है तो लल्लन टॉप आपको जरूर इत्तला करेगा। आज ही की खबर यह भी है कि भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड हैं मोनिका शेरगिल, उनको तलब किया है। इसका कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सीरीज या कोई भी सीरीज आपको पसंद आए या ना आए, आप अगर IC-814 पर कुछ और डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो एक सुझाव है हमारे पास। नेशनल जियोग्राफिक की इसी विषय पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है इंडियन एयरलाइंस IC-814 हाईजैक। ये आपको इंटरनेट पर ढूंढने से आसानी से मिल जाएगी। हो सकता है कि कुछ जिज्ञासाओं का शमन भी हो जाए। तो इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। अब अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बहराइच, यहाँ की महसी तहसील में एक गांव लगता है जिसका नाम है नाउवन गरेठी। 1 सितंबर की रात एक माँ अपनी 3 साल की बेटी को सीने से चिपकाए घर के बाहर सो रही थी। नींद में इस बात की उम्मीद न थी कि सोमवार की सुबह बेफिक्र और तसल्ली से भरी हुई होगी। घड़ी में रात के 1 बजे होंगे। अचानक से माँ को लगा कि कोई जंगली जानवर पास में है। माँ की नींद टूटी। सामने एक भेड़िया लार टपकाए गुर्रा रहा था। माँ कुछ कर पाती इससे पहले भेड़िए ने उस छोटी सी बच्ची पर झपट्टा मारा और उसे दांतों में दबा करके भाग गया। माँ ने शोर मचाया, गांव के लोग एकजुट हुए, वन विभाग की टीमें भी पहुंची, बच्ची की खोजबीन शुरू हुई। 2 घंटे बाद घर से महज 1 किलोमीटर दूर खेतों में बच्ची पड़ी हुई दिखाई दी। माँ बाप भाग करके गए तो देखा कि भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ खा चुका था। बच्ची की मौत हो चुकी थी। हिमालय की तराई में बसा बहराइच आदमखोर भेड़ियों के आतंक में जी रहा है इस वक्त। लोग कहते हैं कि भेड़िए 49 दिनों के भीतर 8 बच्चों और 1 महिला की जान ले चुके हैं। 38 से ज़्यादा लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हो चुके हैं। आज तक के मुताबिक ये सभी लोग बहराइच जिले के 50 गांवों से ताल्लुक़ रखते हैं। आलम यह है कि वन विभाग के अधिकारी, जिला पुलिस के जवानों के साथ साथ गाँव वाले भी जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हमले रुके नहीं हैं।
हम गए थे, प्रशासन वहाँ पे सब लोग लेटे थे, ठीक, उनको वीडियो दिखाया कि भैया वहाँ पे दिखा है, वो लोग हमको गोला दिए कि जाओ दगा दो और वहाँ से वो हट जाएगा, ठीक। यह बताइए, अब एक बात बताइए कि गोला दगाने से वो उस टाइम के लिए चला जाएगा, फिर से आके हमला कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहला अटैक हमारे गाँव में ही हुआ था 6 मार्च को, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ नहीं आता है। देखिए, लगातार गलती प्रशासन की ही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, इसमें नेताओं की भी गलती है, सबकी गलती है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच के जितने भी अधिकारीगण महोदय हैं सबकी गलती है। नहीं, कंप्लेन का वन विभाग वाले तो बेचारे परेशान हैं, रोड टहरत है। अब हमारे गांव में लाती है ही नहीं सर। क्यों? तो इधर लाती ना है तो अधिकारी आते नहीं है। सड़क नहीं तो अधिकारी नहीं आते? हाँ, नहीं आते हैं सर, यहाँ चाहला है ना। आप लोग कह रहे हैं वर्तमान निवास स्थान यही है? हाँ, वर्तमान निवास यही है सर। ऐसा दिख रहा था। कितनी मैल छऊ है और इतना है लंबा है रहा है, मतलब भूरा, हाँ, भूरे रंग का है, हाँ। तो क्या लंगड़ा है? नहीं, लंगड़ा नहीं है। कितने देखे थे आप? एक रहा, एक के खाली। तो उसने आप पे कोशिश की अटैक करने की? नहीं, खड़ा तो होगा हमका देखे तब, लेकिन हम लाठी ले रहन तो हमसे बोला नहीं, फिर आगे बढ़ गए तैसे हम चिल्ला लें, तब सब आदमी दौड़े तो भाग गया। 9 जाने जा चुकी हैं तो वन विभाग भी दबाव में है। पिंजरे और जाल लगा करके अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 2 भेड़िए और खुले में घूम रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग द्वारा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, टैक्टिक्स के तहत एक प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग का भी पूरी सहयोग रहेगी। जैसे आप जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र को 7 टीमों में बांट दिया गया है और हर एक ग्राम पंचायत में भी एक टीम पुलिस का दिया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी यहाँ गश्त कर रही है और निश्चित ही जल्दी से सफलता प्राप्त होगी। इसमें अभियान में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार करते हैं। गांव वालों का कहना है कि कम से कम ये 25 भेड़ियों का झुंड है जो घूम घूम कर लोगों का शिकार कर रहा है। सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हमने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की। हमारे 2 सवाल थे। पहला ये कि भेड़िए इतनी बड़ी संख्या में कैसे आदमखोर हो सकते हैं। दरअसल भेड़िए जो हैं वो प्राणी जगत की कैनिडी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कैनिडी फैमिली के सदस्यों की कॉमन पहचान होती है कि इनके पास 4 कैनाइन दांत होते हैं जो मांस फाड़ने, हड्डियों को चबाने में मदद करते हैं। इनके कान ऊपर की ओर खड़े होते हैं। इसी कैनिडी फैमिली से कुत्ते, सियार, लोमड़ी या गीदड़ जैसे जानवर भी ताल्लुक रखते हैं। तो ये जानवर जंगलों में छोटे जानवरों पर अटैक तो करते ही हैं, लेकिन इंसानों पर अटैक करने की इनकी प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। लेकिन अब बहराइच में ऐसा होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा 1 in a million चांस होता है कि भेड़िया कोई इंसान के ऊपर हमला करे, स्पेशली चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये बनाव यहाँ पर बना है क्योंकि एक भेड़िया सीख गया है कि वहां पर बच्चों को मारना दूसरे खुराक से आसान चीज है। दूसरा खुराक वहां है ही नहीं। जंगली जानवर, खरगोश, हिरन, वहां पर कुछ नहीं पाया जाता। सब मनुष्य खा गए हैं, सब साफ हो गया है। बाकी रही मवेशी, मरी हुई मवेशी और भेड़ बकरियां। तो भेड़ बकरियां जो होती हैं उसको हम बहुत ही सुरक्षित रखते हैं बाड़े के अंदर, और उसके साथ में जब बाहर चरने ले जाते हैं तो साथ में इंसान, बड़ा इंसान लठ लेके घूमता है। पर बच्चे जो है यहाँ पर वो खेतों में अकेले घूमते हैं कभी कभी, या अपने बड़े साथीदारों के साथ घूमते हैं। बड़े इंसान, आदमी, उसकी माँ, बहन, बड़े, वो कोई होता नहीं क्योंकि उनको सबको अपना गुजरान चलाने के लिए काम करना पड़ता है क्योंकि गरीबी बहुत है। उनके पिताजी जो होते हैं वो बड़े बड़े शहर में काम करते हैं। तो सिंगल मदर्स हैं और समटाइम्स एब्सेंटी पेरेंट्स हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मारे जा सकते हैं। तो ये एक जानवर सीख गया है कि ये खुराक बहुत आसान है और ये कभी कभी बनता है, क्योंकि ये जो समस्या है वो हमारे नॉर्दर्न बिहार में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गरीबी की वजह से काफी कॉमन है और इसी एरियाज में वुल्फ अटैक्स ऑन चिल्ड्रन पाए गए हैं हिस्टोरिकली। दूसरा सवाल हमारा ये था कि अगर भेड़िए आदमखोर हो रहे हैं और गांव गिरात में घूम करके लोगों का शिकार कर रहे हैं तो इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि इंसानों की जान की रक्षा के साथ जानवरों की जान की रक्षा भी की जा सके। प्रशासन काफी कुछ मेहनत कर रहा है। आई वुड गिव देम फुल क्रेडिट। वुल्फ को पकड़ना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज है क्योंकि ये पिंजरों में बहुत कम आता है और उसको रेंज में नहीं आता। जो बंदूक की रेंज होती है जिसमें से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट आप मार सकते हैं, वो करीबन 20 से 30 मीटर तक की रेंज होती है। तो भेड़िया करीबन 100 मीटर दूरी पे ही रहता है, आपको देख के वहां से भागता। तो भेड़ियों पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इसमें से मेरे हिसाब से एक ही भेड़िया है
जो ये बच्चों को मार रहा है। अब वो कौन सा भेड़िया है वो पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो यहाँ भेड़िए पकड़ना जरूरी है, बोल रहे हैं कि 6 भेड़िए हैं, उसमें से एक ही होगा। परंतु ये भेड़िया जो मेरे हिसाब से वो झुंड में नहीं रहता, अकेला रहता है। क्योंकि जो शव मिले हैं उसको मैंने फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं, उसको मारने का जो तरीका है वो एक भेड़िए का है, पूरे झुंड का नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर जो खाया है, अवशेष जो खाए हैं, वो एक जानवर ने ही खाए हैं, ज्यादा जानवरों ने नहीं खाया। नहीं तो ज्यादा जानवर झुंड में होते तो शव में कुछ बचता नहीं, सब कुछ खाया जाए। बच्चे काफी वजन के नहीं होते हैं, जो मैंने फोटो देखे हैं करीबन 20 किलो के ही है, उससे ही कम है। तो ये एक ही जानवर का खुराक है और वो खा के फिर वहां से निकल गया। तो एक जानवर, ये जब जानवर मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो ये समस्या हल हो जाएगी। और जब तक हमारे यहाँ गरीबी है और लिविंग कंडीशंस इतनी पुअर हैं, ऐसी समस्या भविष्य में कभी न कभी बन सकती है। इसके अलावा हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के ताजा अपडेट्स हमसे शेयर किए। भेड़ियों की संख्या तो उस पूरे इलाके में मुझे लगता है कि जो मेरा अपने वहाँ के लोकल, क्योंकि मैं तो वहीं पर रहने वाला हूँ, गोंडा का बगल में, मेरे गांव से वो जो जगह है वो 30 किलोमीटर है। तो भेड़ियों की संख्या तो वहाँ 100 से ऊपर होगी। मतलब वो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ 20-25 है, क्योंकि भेड़िया उस इलाके में जो ये घाघरा नदी और कतरिया घाट के बीच का इलाका है, यहाँ 50 के आसपास भेड़िए होंगे। 4 पकड़े गए हैं जिनको उन्होंने गोरखपुर जू में शिफ्ट किया है, और 2 अभी भी जिनको जो सस्पेक्टेड है, जिनको लगता है कि 2 और आदमखोर है जो एक्शन जो मतलब अटैक कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने 22 टीमें लगाई हैं, जो कि जिसमें कि एक उनकी अपनी पूरी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती है, जिसमें 5-5 लोग होते हैं। जो एक ट्रंकलाइज करने के लिए एक आदमी होता है, स्पेशलिस्ट होता है। फिर उसके बाद चूंकि रात में वो मूव करते हैं तो एक नाइट विजन कैमरे और उस टाइप लगा रखे हैं। और एक आदमी जो 2 टीमों में एक आदमी होता है जो फुटप्रिंट्स का एक्सपर्ट होता है, जो ये देखता है कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो कुत्ते के तो नहीं है, भेड़िए के हैं और किस जानवर के हैं। तो और उनका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए प्लस उसके बाद कुछ उन्होंने बहुत पुराने लोगों को बुलाया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे जो मतलब पहले काम रिटायर हो गए थे, वन दरोगा हैं और इस तरह के लोग जो है। तो जिनको एक्चुअली में क्या होता है कि इनको सारी मूवमेंट जानकारी होती है। मतलब हम लोग जब इनको कवर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कौन से जानवर कहाँ पे हैं। और चूंकि बाढ़ का इलाका है, बाढ़ थोड़ी आई, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही, दलदल है कई जगह पर। तो भेड़िए कई बार क्या करते हैं कि वो दलदल वाले उसमें अपने को घुटेड़ के बैठ लेते हैं, बिल्कुल तो पता लगता नहीं है कि रात में कि वहां बैठे ही नहीं बैठे हैं। तो ये बड़ा इशू आ रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां एक नेता एक केंद्रीय एजेंसी के हत्थे चढ़े हैं। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ओखला विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के पहले 2 सितंबर को तड़के ही ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा था। छापा तो छापा होता है, गाड़ियां, तेज कदमों से चलते अधिकारी, बंद होते दरवाजे, लेकिन अमानतुल्लाह खान के यहाँ पड़े छापे के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम भी सामने आया। हम बताएंगे कि क्या हुआ था, लेकिन पहले अमानतुल्लाह पर लगे इल्जाम आपको बता देते हैं। ये केस है दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वक्फ बोर्ड का काम होता है कि वक्फ की सारी संपत्तियों का प्रबंधन किया जाए और रखरखाव किया जाए। अब अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के इल्जाम लगे। सबसे पहले साल 2016 में कहा गया कि उन्होंने बतौर चेयरमैन रहते हुए वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इन अवैध भर्तियों की संख्या 32 थी। आरोप ये भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया और वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। अब इस केस की जांच की बात कर लेते हैं। ये जांच कब से चल रही है? नवंबर 2016 इस केस में सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, अमानतुल्लाह खान को नामजद किया गया। अगस्त 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, कहा कि अमानतुल्लाह ने गलत भर्तियां की हैं। सितंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया। 2022 में दिसंबर 2022 में अमानतुल्लाह खान जमानत पर छूट करके बाहर आ गए। अक्टूबर 2023 में इस केस में ईडी की एंट्री हुई। अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापे मारे गए। नवंबर 2023 में अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों से पूछताछ हुई। अप्रैल 2024 में अमानतुल्लाह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और कुछ दिनों बाद वो जमानत पर छूट करके बाहर आ गए। अब इसी केस में फिर से ईडी की टीम आज सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। वहां क्या हुआ? ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। लोहे की जाली वाला दरवाजा था। एक वीडियो सामने आया जिसमें दरवाजे के एक तरफ अमानतुल्लाह खान खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ईडी और उनके साथ आए दिल्ली पुलिस के अधिकारी। अमानतुल्लाह खान कह रहे थे कि ईडी के अधिकारी इस बात की गारंटी दें कि उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनकी कैंसरग्रस्त सास की मौत नहीं होगी। इधर ईडी के अधिकारी बोल रहे थे कि अमानतुल्लाह खान घर से बाहर आए।
देखिए SHO साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी, तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी, टेंशन नहीं, हम एक करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर साहब सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा इसलिए लगा कि लोकल SHO मेरे मौजूद नहीं थे। कुछ देर तक चली ये नूरा कुश्ती और उसके बाद अमानुतुल्लाह खान और ईडी के अधिकारियों के बीच कांटेक्ट हुआ। 4 घंटे तक पूछताछ हुई। दोपहर 12 बजे के आसपास टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग की टिकर चली कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट के बाद शुरू हुई बयानबाजियां। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे। वहां उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उप मुख्यमंत्री अभी कंडीशनल बेल पर वापस आए हैं, मुख्यमंत्री अभी जेल में है, इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में है। अब अगर अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत पे लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैटर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स का रहा ही होगा। ठीक है, पुलिस अपना कानून अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी तफ्तीश करेगा। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए ये दिन सिर्फ बुरा ही नहीं था, राहत की भी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व संचार प्रमुख विजय नायर को जमानत दे दी। जमानत किस केस में मिली है? दिल्ली की शराब नीति में जो कथित घोटाले का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है उसमें। ये वही केस है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। 22 महीने जेल में रह चुके विजय नायर को अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और ये कहा कि इस केस में अधिकतम 7 साल की सजा है, जबकि आरोपी 22 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी की वजह से विजय नायर को जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन बस विजय नायर को मिली जमानत ही चर्चा में नहीं थी। 2 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट रहे विभव कुमार को जमानत दे दी। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई के महीने में उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद विभव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से आज जमानत की अर्जी उनकी मंजूर कर ली गई। अब जानते हैं सुर्खियां आज की। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ओर से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिए जाने पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार 2 सितंबर को विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं है। कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। एक राष्ट्रीय समन्वयक सम्मेलन के बाद RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जाति जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है और संगठन ने निर्णय लिया है कि मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। RSS के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट करके लिखा गया कि RSS ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और RSS जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते।
अगली सुर्खी कनाडा से, जहां रह रहे भारतीय सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग होने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गडारा के नाम से वायरल एक पोस्ट में यह दावा किया गया है। वायरल पोस्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि फायरिंग एपी ढिल्लों के ही घर पर की गई। कनाडा के वैंकूवर में उनका घर है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।